क्या करो या मरो वाली स्थिति यहाँ पर कही जाए तेजस्वी यादव के लिए? भाई 2020 में भी पूरी कोशिश की, उप मुख्यमंत्री भी 17 महीनों के लिए बने, लेकिन जब तक वही बात तो वही है ना, नीतीश जहां सरकार उसी की बनती है। ऋषिकेश, बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार इस बार के चुनाव में भी सबसे बड़े फैक्टर हैं और अगर मेरे हिसाब से कहें तो एनडीए की अगर बैतरनी पार होगी तो नीतीश कुमार की वजह से ही होगी। नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा होगा एनडीए महागठबंधन में, और जैसे महागठबंधन की कमज़ोर कड़ी कांग्रेस और उनके एलाइज हैं, खास करके वीआईपी हैं, उसी तरीके से एनडीए की जो कमज़ोर कड़ी है वो आने कुछ घंटों के बाद चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी साबित होंगे। भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन जितना 2020 या जो 2024 का था उसके हिसाब से इस बार शायद उस तरीके का प्रदर्शन उनका न रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पूजा देखिए, हम पूरी तरह से जनता मालिक के जनादेश को स्वीकार करेंगे। अभी पूजा अर्चना की बाबा से जी, अब डायरेक्ट काउंटिंग सेंटर, बस माता का दर्शन करके जाएंगे। भाई आज तो सभी को आशीर्वाद चाहिए, पूजा पाठ का दौर शुरू हो चुका है ऋषिकेश, लेकिन ये आशीर्वाद किसके साथ होगा? अच्छा, मैं ये समझना चाह रही थी ऋषिकेश, हम जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो तो ये समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि स्ट्राइक रेट नीतीश कुमार का बेस्ट रहने वाला है, लेकिन वो ये भी दिखा रहे हैं, जैसे एक्सिस माई इंडिया का आया कि तेजस्वी यानी आरजेडी इस बार भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर सकती है। तो क्या वो बैलेंस हो जाएगा? हार को क्या सबसे बड़ी पार्टी बनने से क्या वो बैलेंस किया जा सकता है? पूजा देखिए, विजय सिन्हा का आप तस्वीर आप देख रहे थे कि किस तरीके से उनके हाव भाव और चेहरा देख लीजिए, और उनके मुकाबले आरजेडी ने पिछले बार भी, हालांकि उन्होंने सवर्ण उम्मीदवार उतारा था, भूमिहार बनाम भूमिहार की लड़ाई हुई थी, पिछले बार बहुत मामूली अंतर से चुनाव जीते थे विजय सिन्हा। इस बार का समीकरण दूसरा है, मैन ऑफ द मैच तेजस्वी यादव की पार्टी होगी, लेकिन वो जीत पाएंगे मैच ये इस बात की गारंटी नहीं है, क्योंकि जो उनकी कमजोर कड़ी है, जो दूसरे बल्लेबाज है दूसरे छोर पर, वो कांग्रेस हैं, लेफ्ट हैं, वीआईपी हैं। हाँ। तो जब तक दूसरे छोर से रन या सीटें नहीं निकलेंगी तब तक महागठबंधन विनिंग स्थिति में नहीं है, कम से कम कि वो 122 का जो मैजिक आंकड़ा है वो पार कर जाए। जो एग्जिट पोल है इसीलिए बिल्कुल नज़दीक मुकाबले और कांटे का नतीजा दिखाया जा रहा है, और वोट शेयर 39% और 42% के आसपास, जो 2 या 2.5% का अंतर है, वो देखना है कि जो महिलाओं को लेकर जो भ्रम फैला लोगों को है, दोनों ही पार्टी मुगालते में है कि वो उनके फेवर में है, इन लोगों को लगता है उनके फेवर में है, वोट का ज़्यादा परसेंटेज बढ़ना महागठबंधन को लगता है कि वो एंटी सत्ता वोटिंग है, और सत्ता पक्ष को लगता है कि वो उनके पक्ष में जो नीतीश कुमार और हाल के दिनों में जो महिलाओं को लेकर योजनाएं लागू की गई उसकी वजह से है। तो ये दोनों ही सबसे महत्वपूर्ण है, वोट का ज़्यादा बढ़ना और महिलाओं की ज़्यादा वोटिंग किनके पक्ष में है, ये प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात जरूर है कि बिहार के चुनाव में इस बार किसी की कोई राष्ट्रीय या क्षेत्रीय लहर नहीं थी। एक लहर अगर या एक फैक्टर चुनावी थे तो नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार का प्रदर्शन 2020 के मुकाबले इस बार बेहतर होने की उम्मीद है, और उसकी वजह है कि एनडीए का जो परंपरागत वोटर है वो नीतीश कुमार की पार्टी को ज़्यादा ट्रांसफर हुए हैं। कुछ जगहों पर छोड़कर, खास करके चिराग पासवान के जो वोटर हैं, कुछ 4-5 ऐसी सीट हो सकता है कि वो अपवाद में वो सीटें हैं, लेकिन वहाँ पर ये ट्रेंड देखा गया कि जो चिराग पासवान के कोर वोटर हैं वो तीर छाप को या नीतीश कुमार के उम्मीदवार को उस तरीके का वोट नहीं कर रहे हैं जितना वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट कर रहे थे। लेकिन संजीव, सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला है वो तो इस बार महागठबंधन ने भी बखूबी मैदान में उतारा। सिर्फ वो MY तक तो रहा नहीं, A to Z जो वो कहती आई है, A to Z उसने सभी को प्रतिनिधित्व दिया भी, तो क्या ये कहीं काम नहीं करता दिखाई देगा? बिल्कुल काम करता दिखाई देगा, और ये जो प्रयोग जिसकी तरफ आपका इशारा है, इसकी शुरुआत लोकसभा चुनाव में ही तेजस्वी यादव ने की थी। और आप याद करें वो नतीजे जो औरंगाबाद सीट पर आए, और आपने देखा कि कैसे वहाँ पर एक कुशवाहा कैंडिडेट सांसद बने और उन्होंने लगातार जीतते आ रहे एक राजपूत कैंडिडेट को हराया। बगल की सीट काराकाट थी, और वहाँ पर भी बावजूद इसके कि उपेंद्र कुशवाहा जैसे बड़े कुशवाहा उम्मीदवार खड़े थे, लेकिन महागठबंधन की तरफ से जो कुशवाहा उम्मीदवार थे वो जीते। पवन सिंह फैक्टर ठीक है वर्क किया वहाँ पर, लेकिन वहाँ जीते। तो कुशवाहा वोट बैंक जो है उस इलाके में अच्छा खासा है, और उसने प्रेफरेंस दिखाई, बड़ी निश्चित प्रेफरेंस दिखाई आरजेडी के लिए। अब आप इस
बात को इस तरह से समझे कि हमेशा से एक शब्द यूज किया जाता था बिहार की राजनीति में, लव कुश, यानी कि कुर्मी कुशवाहा। आज की तारीख में डीलिंग हो चुका है वो कुर्मी और कुशवाहा। कुर्मीज 100% कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, वो तो जाहिर है नीतीश कुमार की पार्टी के साथ है या उस गठबंधन के साथ है, लेकिन कुशवाहा वोट बैंक अपने प्रेफरेंसेस तय कर रहा है। ये पक्ष जो है आपको केवल और केवल औरंगाबाद या आपको बगल की सीट काराकाट या सासाराम इस जगह नहीं दिखता है, बल्कि पूरे बिहार में दिखता है, खासतौर पर जहां बहुलता है, उनकी आबादी है, वो दिखता है। अब ये तीसरा कास्ट है जो जुड़ता है। आपने आईपी गुप्ता के तौर पर कहा कि एक नई पार्टी जुड़ी है। जी हाँ, वो नई पार्टी है और उसके बारे में कहा जाता है कि उसके पास कम से कम 20 लाख वोट है। पूरा गांधी मैदान भर गया था जब उन्होंने आईपी गुप्ता ने पान समाज कहते हैं कि उनका अपना समाज है जिससे वो आते हैं, और पान समाज ने भर दिया था अकेले गांधी मैदान, जबकि प्रशांत किशोर नहीं भर पाए थे इतना बड़ा मूवमेंट चलाने के बाद। तो एक वो उन्होंने जोड़ लिया है। वीआईपी इस बार उनके साथ है। वीआईपी के पास कितना वोट है, कैसे वो ट्रांसफ़र कराते हैं, इस पर बहस हो सकती है अभी, लेकिन वो साथ है। तो इसीलिए उन्होंने भी अपना रेंज बनाया है। पर यह है कि जातियां जोड़ने में उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, एनडीए ज़्यादा आगे रहता है। ट्रांसलेट कितना होता है नहीं होता है ये तो वक्त की बात है, लेकिन ये होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जब हम लोग कहते हैं ना पूजा की 37% दोनों बराबर पर थे पिछली दफा, हम भूल जाते हैं कि जो चिराग पासवान निश्चित अपने 5% वोट बैंक, 5 से 6% के बीच में उनका वोट बैंक है, उसके साथ वो जिधर जाते हैं वो पूरा वोट बैंक इंटायरली ट्रांसफर होता है। और ये रामविलास पासवान के जमाने से होता चला आ रहा है। पासवान एक ऐसे वोटर हैं जो बड़े अग्रेसिव वोटर हैं और वो अपने नेता की 100% सुनते हैं। वो जिधर भी जाते हैं वो एडवांस चले जाते हैं। तो वो वोट बैंक इस बार भी अगर एनडीए के साथ चिराग पासवान है तो वो 100% एनडीए के साथ है। उसमें कहीं कोई हो सकता है कि आंकड़ों के खेल में तो आप वेटेज एनडीए को दे रहे हैं संजीव। हाँ, तो ये देखिए स्थितियां ऐसी है। पर फिर भी मैं कहूँगा कि एक बात तो सबसे महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस पर निगाहें रखिए। कांग्रेस अगर अच्छा करती है तो तेजस्वी बनाते हैं सरकार। आप तो कवर कर रहे थे एसआईआर पूरी यात्रा, आपने 16 दिन ऋषिकेश कवर की है। इस एसआईआर मतलब जो वोटर अधिकार यात्रा निकाली, राहुल गांधी इतना मैदान में रहे, इतने चेंजेस, इतने परिवर्तन अपने संगठन में वो करते नजर आए, कितना असर दिखेगा इसका? कुछ वेटेज मिल पाएगा भाई, या लगेज के तौर पर ही ये महागठबंधन के लिए बने रहेंगे? नहीं पूजा, ऐसा नहीं कि आप कांग्रेस को बिल्कुल मान रहे हैं कि 19 के वो नीचे चला जाएगा। हमें ऐसा नहीं लगता है। देखिए, एसआईआर को लेकर राहुल गांधी उस तरीके का मुद्दा बनाए शुरू में, लेकिन बीच में जो गठबंधन में खिचखिच शुरू हुआ, सीटों को लेकर एक दूसरे के खिलाफ बागी प्रत्याशी उतारना या जिसको दोस्ताना संघर्ष कहा जा रहा है, इन चीज़ों ने एक माहौल ख़राब किया। आखिरी वक्त में जब स्लॉग ओवर खेलना था और जब महागठबंधन से उम्मीद थी कि वो एनडीए के पहले अपना सब सीट क्लियर कर लेगा, उम्मीदवार उतार देगा, सीटों की संख्या तय हो जाएगी, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा हो जाएगी, लेकिन आखिरी वक्त में जिस तरीके का आपस में खींचतान मचा रहा, उससे एक गलत नैरेटिव बना, एक गलत संदेश गया और उसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ रहा है। पहले चरण में एनडीए को एज थी जो 121 सीटों पर चुनाव हुआ पूजा। दूसरे चरण में जो वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा और जिन इलाकों में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, खास करके सीटों पर, उनमें लगता है कि वो अपनी सीटें बढ़ाएंगी। खास करके मैं सीमांचल बार बार कह रहा हूँ कि सीमांचल में पिछली बार कांग्रेस के पास महज दो या 3 सीट थी। इस बार वो संख्या 13 सीटें लड़ रही है पूजा सीमांचल में, कांग्रेस कोटे में 24 में से, और मेरे हिसाब से उन 13 में से तकरीबन 8 या 9 सीटें वो जीत रही है। जो वोटिंग का परसेंटेज है वो इस तरीके का उधर स्वीप वाली स्थिति है, परिवर्तन वाली स्थिति है। वो तब है जब अजउद्दीन ओवैसी एक सामने खड़े हैं अवरोध बनकर, दोनों के बीच में एक तीसरी कड़ी बनकर। अगर वो उनका इधर आपका क्या आकलन है ऋषिकेश, आपके मतलब अनुभव के आधार पर, कि भाई 60 में से कितनी सीटें इस बार? क्या पिछली 17 उतनी तो मिनिमम आएगी?
मेरे हिसाब से उसके आसपास कांग्रेस रहेगी। बहुत वो गेन करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन दूसरे चरण में जिस तरीके का उसने कमबैक किया है और जो महागठबंधन ने कमबैक किया है, जो वोटिंग का जो परसेंटेज है या जो उसके समीकरण है कई जगहों पर, उन इलाकों में पूजा हैरानी की बात है कि जहां पर आप चंपारण का सीट देख लीजिए, जहां पे बेतिया और मोतिहारी में 21 में से 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खाते में थी, और जो 2015 में लालू और नीतीश कुमार और कांग्रेस के गठबंधन ने उस किला को नहीं तोड़ पाया, उन इलाकों में इस बार बेहद कांटे की लड़ाई है। एक दो सीटों को छोड़ दीजिए तो कोई ऐसी सीट नहीं है जो कहा जा सकता है कि बिहार है ऋषिकेश, जहां पिछली बार 44 ऐसी सीटें थी जिस पर हार जीत का जो फैसला था। 1000 वोटों से कम के अंतर की 11 सीटें थी, 2000 वोटों से कम की 12 सीटें, ऐसी 3 और 4000 10-11 सीटें। इतना मामूली ये अंतर, इससे कितना रिजल्ट प्रभावित हुआ था? 0.3% का सिर्फ अंतर रह गया था।